प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी अपने YouTube चैनल बलराम द्विवेदी पर ही आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग पाठ का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, उपसर्ग पढ़ने के पहले आइए हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे हार जो मूल शब्द होता है, इसमें आ, प्र और वी जोड़ने पर क्रमशः हमें आहार, प्रहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह से अलग अर्थ रखते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, मूल शब्द हार है। अगर हार शब्द में जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पराजय या फूलों की माला, अगर इस मूल शब्द हार में हम आ शब्दांश जोड़ते हैं तो हमें आहार शब्द प्राप्त होता है, जिसका अर्थ होता है भोजन। यहाँ मूल शब्द के अर्थ से ये शब्द का अर्थ बदल गया। इसी तरह से हार शब्द में अगर हम प्रा शब्दांश जोड़ते हैं तो प्रहार शब्द होता है, यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है चोर। इसी क्रम में अगर हार मूल शब्द के साथ हम वी शब्दांश जोड़ते हैं तो हमें विहार शब्द प्राप्त होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भ्रमण करना अर्थात घूमना। अब इस क्रम में हम देखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के शुरू आरंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग, मूल शब्द और उपसर्ग प्रयुक्त शब्द, इन तीनों को अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमको उपसर्ग समझ में आ जाएगा। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं, जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसकी विशेषता क्या होती है, वो अपने अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग परा, मूल शब्द जय, जिसका शाब्दिक अर्थ जीत होता है और शब्द बना पराजय। इसी क्रम में मोहन एक नाम होता है, एक संज्ञा शब्द है, इसमें सम उपसर्ग जुड़ा और सम्मोहन माने मोहित कर लेने की कला। गमन का शाब्दिक अर्थ होता है जाना, ये मूल शब्द है, इसमें आ उपसर्ग जुड़ करके आगमन, जिसका अर्थ होता है आना। अब शब्दांश जो है अगर मान शब्द के साथ जुड़ता है तो अपमान हो जाता है और उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। मान का शाब्दिक अर्थ इज्जत है, लेकिन अगर उसमें अब जुड़ करके अपमान शब्द बना तो उसका अर्थ बेइज्जती हो जाता है। इसी तरह से कु शब्दांश है, पात्र शब्द में जुड़ा कुपात्र शब्द बन गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो उपसर्ग है, हम जिसको शब्दांश के रूप में जानते हैं, ये शब्दांश जब किसी मूल शब्द में जुड़ता है तो क्रमशः एक नया शब्द देता है और नए शब्द के साथ साथ अपना अर्थ भी अलग देता है। और हम उदाहरण देखेंगे। अब हिंदी भाषा के अंतर्गत हम देखें तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया, अगर किसी मूल शब्द के पहले हम कोई शब्दांश जोड़ करके बनाते हैं तो उसको उपसर्ग कहते हैं। और हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। यहाँ विदेशी उपसर्ग का मतलब है जो विदेशी भाषाएं, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, इनके शब्दों का भी हम हिंदी में अधिकांश प्रयोग करते हैं और उन शब्दों को हम विदेशी उपसर्ग कहते हैं। अब आइए इन तीनों प्रकार के जो उपसर्ग अभी हमने आपको बताए कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग, इस क्रम में सबसे पहले हम लोग संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। एक प्रश्न उठता है कि संस्कृत के शब्दों को तत्सम उपसर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है और उत्पत्ति के आधार पर वह शब्द, जो शब्द संस्कृत में जैसे थे वैसे हिंदी में प्रयोग आए, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, आप लोग इसको जानते हैं। यहाँ
कहा गया कि संस्कृत के उपसर्ग मानो संस्कृत में जैसे थे वैसे हिंदी में उसका प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम उसको तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। ये उपसर्ग प्रायः उन जो है शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा में हिंदी में आए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अति जो है ये शब्दांश है और आचार एक मूल शब्द है, दोनों जुड़ करके अत्याचार शब्द बनाया। तो शब्द का निर्माण हुआ अत्याचार, और अत्याचार में मूल शब्द आचार है और उसमें अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में दुर शब्द है और इसमें लव, इसमें मूल शब्द है, शब्द का निर्माण हुआ दुर्लभ। इस तरह से संस्कृत में बहुत सारे शब्दों का निर्माण हम लोग करते हैं। आइए हम संस्कृत उपसर्गों से बने हुए कुछ शब्दों, उसके उपसर्ग, उसके अर्थ और उसके नए शब्द से परिचित होते हैं। संस्कृत का उपसर्ग आ, जिसका अर्थ होता है अभाव या नहीं के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अज्ञान, अज्ञान में ज्ञान मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। इसी क्रम में अपवित्र, अदृश्य, अधर्म, अनीति, अव्यय, इन सभी शब्दों में आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। फिर अंतर, अंतर शब्दांश है। इस शब्दांश का इस अर्थ होता है भीतर। अब इसके साथ अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय, अंतर्मन, इन प्रत्येक शब्द का निर्माण अंतर उपसर्ग के सहायता से हुआ है। इसी क्रम में अति, अति के साथ अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। फिर अधा, अधा भी संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नीचे। अब इसके साथ जो शब्दों का प्रयोग होता है अधोमुखी, अधोगति, अधोगामी, अधोपतन। हम इस क्रम को आगे बढ़ते चलेंगे। अधि, अधि जो है संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर, अधिकार, अधिगम, अधिकृत, अधिपत। अन, अन का मतलब होता है पीछे, यहाँ देख रहे हैं अन, अन जो है इसका मतलब होता है पीछे। फिर अनुगमन, अनुसरण, अनुरोध, अनुराग, अनुकूल। क्रमशः हम लोग अब उपसर्ग में देखेंगे जिसका मतलब होता है बुरा, अपमान, अपसारी, अपयश, अपकार, अपशब्द। ये प्रत्येक मूल शब्द, जैसे अपमान, मान शब्द में अप जुड़ गया, अपयश, यश में अप शब्द जुड़ गया, अपकार, अपशब्द। तो ये जो प्रत्येक शब्द है मूल शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में और उस शब्द निर्माण में भी परिवर्तन लाते हैं। अभी, अभी के का मतलब होता है सामने, जैसे अभिमुख, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। फिर अव, अव उपसर्ग से का मतलब होता है बुरा, इसका मतलब होता है अवगुण, अवनति, अवरोध, अवकाश, अवशेष। विद्यार्थी मित्रों, थोड़ी सी जानकारी इसके संबंध में और आपको देना चाहेंगे। जो उपसर्ग होते हैं उन उपसर्गों में जो उपसर्ग का एक अपना अर्थ होता है, लेकिन जब वो मूल शब्द के साथ मिलते हैं तो अपना पूरा पूरा अर्थ बदल देते हैं। और क्रमशः इसी क्रम में हम संस्कृत उपसर्गों के कुछ और उदाहरण देखेंगे। यहां देखिए आ, आ तक, जैसे आजन्म, आमरण, आजीवन, आसमुद्र। फिर उत, उत जो है उपसर्ग में उसका मतलब होता है ऊपर, उसमें उत में उन्नति, उन्नति, उत्थान, उच्चारण, उन्नयन। उप का मतलब होता है गौड़, जैसे उपाध्यक्ष, उपयोग, उपचार, उपहार, उपसर्ग। इस तरह से कु, कु का मतलब होता है बुरा, कुमार्ग, कुपुत्र, कुचाल, कुकर्म, कुपात्र। फिर दुस और दुर, इसमें दोनों में जब हम संधिविच्छेद में इसको आपको अलग से बताएंगे, इसका मतलब होता है भी बुरा। अब इसमें देखिए दुर्बल, दुर्गम, दुर्जय, दुस्साहस, दुष्कर्म। इसी क्रम में निर और निस, इसका मतलब होता है रहित के बिना, जैसे निर्मल, निर्बल, निर्धन, निष्फल, निश्चय। और इस क्रम में हम संस्कृत के बहुत सारे जो उपसर्ग हैं इसकी सहायता से शब्दों का निर्माण करते हैं। परा,
माने उल्टा, पीछे, जैसे पराजय, पराभव, पराक्रम। परि, परि चारों ओर, परिधि, परिचालन, परिवर्तन, परिश्रम, परिणाम। पुनः या पुनः उपसर्ग की सहायता से भी हम शब्द बनाते हैं, जिसका मतलब होता है दोबारा, जैसे पुनर्बलन, पुनर्जन्म, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण। प्रा माने अधिक, प्रबल, प्रयत्न, प्रचार, प्रहार, प्रकार। प्रति का अर्थ होता है हर, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिरोध। कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। वि, वि संस्कृत का उपसर्ग है, उल्टा होता है इसका, वियोग, विकार, विषम, विशेष, विकार। सम, सम का मतलब होता है अच्छा, संयम, संयम, सम्मान, संबंध, संशय। सत अच्छा, सतपथ, सत्संग, सत्कर्म, सद्जन, सदाचार। सम बराबर, समवयस्क, समकोण, समकालीन, सहपाठी आदि शब्द होते हैं। फिर यहाँ पर जो है सह, साथ, सहपाठी, सहकर्मी, सहभागी, सहयोगी, सहकारी। स्वयं खुद, स्वयंसेवक, स्वयंसेवी, स्वयंभू, स्वयंवर। स्व अपने आप के लिए, स्वचालित, स्वदेश, स्वनिर्देश, स्वदेश, स्वराज और स्वजातीय। मित्रों, एक छोटी सी बात हम आपको इसके बारे में और बताना चाहते हैं। ये एक लंबी सूची हमने आपको संस्कृत के उपसर्गों और उसके साथ मूल शब्दों के योग से नए शब्दों के निर्माण के बारे में हमने बताया। अब एक प्रश्न उठता है कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो कैसे होते हैं। इसका एक ध्यान देना है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं दो तरीके से पूछे जाते हैं। या तो आपको उपसर्ग दे दिया जाएगा और उपसर्ग की सहायता से आपको शब्द का निर्माण करना है। जैसे उदाहरण दिया गया, लिखा गया स्व उपसर्ग की सहायता से दो शब्द बनाइए, तो शब्द क्या बनेगा? स्वचालित, स्वदेश, स्वनिर्देश, स्वराज्य या स्वजाति, कोई भी दो शब्द आप बनाइएगा। इसी तरह से आपको दे दिया गया, जैसे मान लिया गया कि निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग अलग कर दीजिए, आपको उसमें वियोग दे दिया गया और समवयस्क दे दिया गया, दो शब्द दिया गया है, तो आपको उसमें अलग करना है। वियोग में वि उपसर्ग है और योग मूल शब्द है, वि प्लस योग, तो योग जो है वो मूल शब्द है और वि उपसर्ग है। इसी तरह से समवयस्क, सम में सम जो है वो उपसर्ग है और वयस्क मूल शब्द है। तो इस तरह से हम इसको परीक्षा की दृष्टि से आपको बता रहे थे, समझा रहे थे। आइए हम इस क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हिंदी के उपसर्ग के बारे में जानते हैं। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। हमने आपको बताया था कि संस्कृत के जो शब्द हिंदी में है उपसर्ग के रूप में, वो जो है तत्सम उपसर्ग कहे जाते हैं, और हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो तद्भव उपसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे अध जला, जला मूल शब्द है, उसमें अध उपसर्ग लग गया, शब्द बन गया अध जला, माने आधा जला हुआ। कु उपसर्ग है, चाल मूल शब्द के साथ जुड़ करके कुचाल शब्द बन गया। बिना शब्द है तो मांगे मूल शब्द के साथ जुड़ गया, बिना मांगे। आगे चलते हैं और अब आगे इसमें हिंदी के जो उपसर्ग हैं उसका अर्थ है और नए शब्द। क्रमशः मैं इसको केवल पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुन सकते हैं, और ध्यान से सुनने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से नए शब्दों का निर्माण होता है। अन उपसर्ग की सहायता से इसका शाब्दिक अर्थ अभाव होता है, अनपढ़, अनबन, अनजान, अनहोनी, अनकही। अध आधा, अधखिला, अधजला, अधमरा, अधकपाली, अधपका, बहुत सारे शब्द होते हैं। उन कम, 59, 29, 30 में एक कम 29, 60 में एक कम 59। कु बुरा, कुपात्र, कुढंग, कुमार्ग, कुसंग। चौ चार, चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौकन्ना। ती तीन, तिमाही, तिराहा, तिपाई, तिकोना। यहाँ पर तीन, जो तीन के लिए ती उपसर्ग है, हिंदी का है। नी बिना,
निहत्था, निडर, निकम्मा, निधन। भर, भरा हुआ, भरपेट, भरपूर, भर प्रयास, भरसक। दूर, बुरा, दुसह, दुकाल, दुधारी। बिना, बिना माने उसके बिना, बिन ब्याहा, बिन कहे, बिन देखा, बिन सुने। अब इस क्रम में हमने देखा कि यहाँ पर जो हिंदी के उपसर्ग हैं इसके अर्थ किस प्रयोग में आते हैं और मूल शब्द के साथ। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं और आपको दे रहा हूं, जैसे अनपढ़ शब्द है, इसमें पढ़ मूल शब्द है और अन उसके साथ लग गया अनपढ़। अध में अध जो है उपसर्ग है, खिला मूल शब्द है, अध खिला शब्द बन गया। तो इस उदाहरणों से भी हम उपसर्ग और उसके मूल शब्द को अलग कर सकते हैं। आइए कुछ हम थोड़ा सा हिंदी उपसर्गों का और उदाहरण देते हैं। अब इसके क्रम में जो तीसरा उपसर्ग हमने आपको बताया था, विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग का मतलब होता है, आपको मालूम है उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द 4 प्रकार के आप पढ़े हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो विदेशी का मतलब होता है आगत। जो हमारी हिंदी भाषा में विदेश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं उसका प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में किया जाता है और इसीलिए हम इसको आगत उपसर्ग भी कहते हैं। आगत उपसर्ग, जिस तरह से विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी, अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है, इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको विदेशी उपसर्ग या आगत उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, यहाँ पर अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्द आया है। अधिकांशतः अपनी हिंदी भाषा में अरबी और फारसी, अंग्रेजी शब्दों का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। समझ, सफर, दम, ये मूलतः अरबी फारसी के शब्द हैं। इसमें ना, हम और हर, ये अगर उपसर्ग जुड़ते हैं तो शब्द बनता है ना समझ, हम सफर, हर दम। अब ये अरबी फारसी के शब्दों के साथ ना, हम और हर, माने ना जुड़ा तो ना समझ बन गया, हम जुड़ा तो हम सफर बन गया और हर जुड़ा तो हरदम बन गया। इस क्रम को हम लोग आगे और देखते हैं कुछ शब्दों के साथ। जैसे उपसर्ग है, अर्थ है और नए शब्द हैं। एन, एन जो है ये ठीक कहते हैं ना, एन वक्त पर, माने सही समय पर। मूल शब्द है वक्त, अरबी का शब्द है वक्त। वक्त माने समय, तो समय के साथ एन शब्द जुड़ गया तो एन वक्त। एन मौके, मौका माने भी समय होता है। इस तरह से कम, कम के लिए थोड़ा, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त। गैर, बिना, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। इस ये जो उपसर्ग आप देख रहे हैं, ऐन, कम, गैर, दर, ये जो है मूलतः विदेशी माने अरबी फारसी के शब्दांश हैं, जो कि अरबी फारसी में प्रयोग किए जाने वाले मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं और हिंदी में भी उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे दर माने में, दर असल, दरख्वास्त, निवेदन जिसको हम कहते हैं। आइए थोड़े से उदाहरण देखते हैं। ना, ना उपसर्ग है और ना उपसर्ग का मतलब होता है कमी। जैसे नादान, ना समझ, ना काफी, ना लायक। फिर बा, बा उपसर्ग है। बा उपसर्ग का मतलब होता है सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बामशक्कत। बद, बुरा, बदनाम, बदचलन, बदगुमान, बदतमीज। बे, बे उपसर्ग, बिना। जैसे बेशर्म, बेपर्दा, बेपरवाह, बेकार, बेकसूर। नीम, आधा, नीम हकीम, नीम पागल। ला, बिना, लापरवाह, लावारिस, लापता, ला इलाज। सर, मुख्य, सरपंच, सरताज। इस क्रम में हम लोग आगे देखते हैं छोटे से थोड़े से उदाहरण। हम जो है ये हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये अरबी फारसी में भी प्रयोग किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथ। जैसे हमराज, हमदर्द, हम सकल, हमदम। इसी तरह से हर, प्रति, हर दिन, हर रोज, हर एक। खुश, अच्छा, खुश मिजाज, खुश दिल, खुशखबरी, खुशबू। सब, उप, सब इंस्पेक्टर। अब देखिए ये सब जो है अंग्रेजी का उपसर्ग है। सब का मतलब होता है उप, हम जिसको असिस्टेंट, एसोसिएट बोलते हैं।
यहाँ पर सब इंस्पेक्टर, सब मजिस्ट्रेट, ये दोनों शब्द अंग्रेजी के हैं। डिप्टी, डिप्टी का भाई मतलब होता है डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी कलेक्टर। वाइस माने सहायक, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। चीफ मुख्य के लिए प्रयोग किया जाता है, चीफ सेक्रेटरी, चीफ जज, चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हिंदी उपसर्ग जो उपसर्ग होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं और जो है विदेशी उपसर्ग होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इसमें प्रश्न भी इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको शब्द रचना के साथ दे दिया जाता है, उसमें प्रयुक्त आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना होता है, या आपको उपसर्ग दे दिया जाएगा और उपसर्ग की सहायता से आपको शब्द के निर्माण को आपको स्वयं उसको बनाना होता है। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास करिए और अभ्यास करके ये जो हिंदी के, संस्कृत के और विदेशी भाषाओं में अरबी, फारसी है या अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं इनके प्रयोग से आप शब्दों की रचना कर सकते हैं। अगले कड़ी में हम लोग जब मिलेंगे तब इसी क्रम में प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज उपसर्ग के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।